नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आज तक आपने जुर्म की कई कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज का ये केस एक ऐसा अनोखा केस है जो पहले ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। वहीं कानपुर पुलिस के भी होश उड़ा दिए। तो देखते हैं सोच की बुनियादों को हिलाती जुर्म की हैरत अंगेज दास्तां। बस अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। भैया इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? तेज चलाइए ना। अभी प्लीज 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 कंट्रोल। अभी पहुंच जाएंगे। मैं बाबूजी को फोन कर देती हूँ। हेलो बाबूजी, बाबूजी मैं अरुण को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। किसी ने उस पर हमला कर दिया है। आप वहीं पर आ जाइए प्लीज। अच्छा मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। अरुण कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब 4 गुंडे घर में घुस आए थे, पेट्रोल छिड़का इनके ऊपर और आग लगा दी। देखिए, हमने प्राथमिक उपचार तो कर दिया, लेकिन बाकी के इलाज के लिए आपको सिटी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्न वार्ड्स तो है नहीं। जी हेलो सर, मैं कांस्टेबल राज यादव बोल रहा हूँ सरकारी अस्पताल से। यहाँ एक जले हुए आदमी का केस आया और ये लोग उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हाँ सर, ओके सर। बेटा क्या हुआ? और कुछ बताइए बेटा, क्या हुआ है? बाबूजी वो सोकर उठे थे, बाथरूम गए थे। ऐसा नहीं 4 लोग कहाँ से आए और पूरा चेहरा झुलस गया। चेहरा झुलस गया? कौन थे? जरा शांत बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाए। मेरे बच्चे की रक्षा करो। अरुण माथुर की पत्नी आप? जी नहीं सर, उनमें से किसी को भी पहले नहीं देखा। आपके पति काम क्या करते हैं? ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। तो फिर किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या किसी ने धमकी दी हो, या फिर कोई दुश्मनी? सर दुश्मनी तो उनसे किसी की भी नहीं है, और खतरे की कभी कोई बात उन्होंने कही नहीं। हमले के बाद आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? अपने सास ससुर को भी रास्ते से ही फोन किया? सर कितना घबरा गई थी मैं, उनकी हालत इतनी खराब हो रही थी, मुझे उनको हॉस्पिटल लाने के साथ कुछ भी नहीं समझ में आया सर। मेरी जानकारी में अरुण की किसी से कोई दुश्मनी है मुझे नहीं लगता। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो, तो थोड़े बहुत मसले तो होते ही। ये अरुण की बेटी है? जी। बेटा और बहू हमारे साथ नहीं रहते, पर इसे कभी कभी हमारे घर छोड़ जाते हैं। कल शाम को बहू आई थी, इसे हमारे पास छोड़ गई। आज इसका जन्मदिन है, बोला था शाम को आकर मनाएंगे। पता नहीं किसने दुश्मनी निकाली मेरे बेटे के साथ। तो आपका ये मकान किराए का है? हाँ सर। सर, इस घर का मकान मालिक ऊपर ही रहता है। बुलाओ सर। ये घर तो कल दिन भर बंद ही रहा साहब। फिर ये 4 लोग कब आए और कब गए ये हमको पता नहीं सर। मतलब आपने किसी को आते जाते नहीं देखा? हाँ सर, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। अगर कोई रात में घुसा हो तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है साहब, मेरी वाइफ ने सुबह 4 बजे कंपाउंड में एक प्राइवेट टैक्सी को आते हुए देखा था। उषा उसमें कहीं जा रही थी।
उषा के साथ अरुण भी था? हाँ था। भैया इनकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से ले चलिए। सर, अरुण माथुर की गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी होती है। हम लोगों ने किराएदारों की गाड़ी को अंदर खड़ी करने से मना किया हुआ है, लेकिन ये लोग टैक्सी में क्यों गए और क्यों आए, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। सर रजिस्टर में तो कोई खास एंट्री नहीं है। साहब, एक साथ 4 लोगों को गेट से जाते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, अलग अलग गए हो तो बात अलग है। हम लोग कहाँ एक जगह ठहरे रहते हैं, सारे काम अकेले करना पड़ता है साहब। गार्डन में पानी डाल दिया, टेरेस पे जाके कोक चालू कर दिया, दोपहर में 2 घंटा खाना खाने के लिए जाना पड़ता साहब। और कौन कौन आता जाता है? और तो कोई खास नहीं आता है साहब, कभी कभी प्लम्बर आता है और एक काम वाली आती है बस। और रात में ड्यूटी पर कौन रहता है? रात को साहब कोई नहीं रहता है, गेट बंद करके मैं चले जाता हूँ घर पे। ठीक है, जाओ। अच्छा ठीक है साहब। इस तरह का एक केस लगता है, उसे एक बात तो जाहिर है कि अरुण का कोई दुश्मन हो सकता है। आसपास पूछताछ करो, देखो कुछ हाथ लगता है क्या, और बाहर देखो अगर गाड़ी को कोई ट्रेस मिलता है। सर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मोहल्ले से और आसपास से पूरी जानकारी जमा करनी शुरू की। उषा जी, सर मकान मालिक ने मुझे और अरुण को ही देखा होगा, और कौन हो सकता है? लेकिन वो 4 लोग जिनके बारे में आपने बताया, कमाल की बात है उन्हें किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर हमारे अपार्टमेंट की पीछे की दीवार पर से कूद के आने के पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए, क्योंकि वारदात आपके घर में हुई है, हमें घर का मुआयना करना पड़ेगा। घर की चाबी है आपके पास? हाँ है ना सर। शुक्रिया। और अपने पति के बारे में या फिर इस घटना के बारे में अगर कोई भी बात याद आती है, छोटी से छोटी भी, तुरंत हमें फोन कीजिएगा। जी सर। राइट, ताला खोलो। तो पेट्रोल की बदबू आ रही है। लगता है यहीं कहीं जलाया था। सावधानी से पूरे घर की तलाशी लो। चेतन, घर के आसपास देखो। सर। अंदर के कमरे में भी कुछ खून के निशान है, उसकी भी जांच कीजिएगा। यस सर। सर ये देखिए सर, जांच करवाओ इसकी। सर घर के अंदर जबरन घुसने का तो कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन उषा के हिसाब से तो 4 लोग घर में घुसे थे। फुटप्रिंट्स कितने मिले? सर यकीन के साथ नहीं कह सकते। वारदात सुबह 4 बजे के आसपास हुई। इसका मतलब वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उषा ने खुद ने ही दरवाजा खोला हो और उसके बाद वो 4 लोग अंदर घुस गए हो। लेकिन एक आदमी का चेहरा जलाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अश्विन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उषा ने ही अपने पति के चेहरे पर पेट्रोल डाला? लेकिन सर ऐसा होता तो उसका चेहरा जला के हॉस्पिटल क्यों लेके गई? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अरुण दे सकता है। चलो हॉस्पिटल चलकर देखते हैं, शायद उसकी हालत कुछ ठीक हुई। सर बाहर से बोतल मिली, जरा सा पेट्रोल भी है इसमें, और बाहर उषा की गाड़ी भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है। चेक करवा, कोई फिंगरप्रिंट मिलता है। सर चलो। उषा के पति अरुण पर हुए हमले की जांच में जुटी पुलिस के सामने कई पहलू थे। हमलावर का जो भी मकसद था वो बेहद खतरनाक था। इस हमले से किसी की नफरत उभर कर सामने आई थी। इतना तो साफ था कि कातिल जान लेने से ज्यादा अरुण को एक ऐसा घाव देना चाहता था जो जिंदगी भर उसे इस हमले की याद दिलाता रहे।
अपने बेटे पर हुआ यह हमला माँ बाप के लिए एक बिजली बनकर टूटा था और पत्नी उषा के लिए कहर। पुलिस ने अरुण और उसके परिवार की किसी से दुश्मनी या कारोबारी रंजिश को भी टटोला, लेकिन शक की सुई कहीं पर भी जाकर नहीं रुक रही थी। सर देखकर लगता तो नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रंजिश होगी। राय, मुजरिम हमेशा इस यकीन के साथ जुर्म करते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और हम भी उतने ही यकीन के साथ सस्पेक्ट पर शक करते हैं। हमेशा ध्यान रखो। डॉक्टर। यस इंस्पेक्टर। इनसे बात कर सकते हैं? 1-2 दिन रुक जाइए। फेशियल बर्न्स है 35% और दाहिने हाथ में भी बर्न्स है। जख्म काफ़ी गहरा है। रिकवर होते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। आपको क्या लगता है उषा जी, आपके पति के साथ किसने ऐसा किया होगा? पता नहीं सर उनके ज्यादा दोस्त नहीं है और वो अपने काम से ही काम रखते हैं बस। अच्छा, आपके पास कार है ना, और आप चलाती भी हैं? जी सर। तो फिर टैक्सी? सर और आपके अपार्टमेंट के बाहर आपकी कार भी नजर नहीं आई हमें। सर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? तो और किससे पूछेंगे? सर एक्चुअली गाड़ी गैराज में है और अगर गाड़ी मैं चलाती तो अरुण को कौन संभालता? बहुत डर गई थी सर। अच्छा, आपके घर में खून के निशान भी मिले हैं हमें, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? एक्चुअली अरुण को ड्रिंक करने की आदत है सर। कल रात भी वो ड्रिंक करके आए थे, ठोकर लगी और गिर गए। गिरने से चोट लगी और खून निकल आया सर। तो फिर इलाज के लिए कहाँ लेकर गई थी? यहीं लाई थी शायद। सर मैं नहीं लेकर आई थी, हमारा भतीजा है अरविंद, वो लेकर गया था। अरविंद? सर रात में चाचा की कॉल आई कि चाचा को चोट लग गया है, तो मैं तुरंत आके उनको क्लिनिक पे लेके गया। कौन सा क्लिनिक? सर वो हमारे अपार्टमेंट के सामने ना, सरला क्लिनिक, वहीं पे सर लेकिन ऐसा होता रहता है, मतलब सर चाचा को थोड़ा ड्रिंक करने का शौक है, मतलब सर आदत है, पर कभी कभी सर ज़्यादा ही हो जाता है। शौक है, आदत है, तो फिर ऐसे झगड़े तो पहले भी होते रहे होंगे। सर हुआ होगा, लेकिन सर मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही गाड़ी है साहब, कल रात में एक औरत और उसका पति गाड़ी गैराज में छोड़ के गए थे। कितने बजे? 3 बज रहे थे साहब, मैं तो सो रहा था। गाड़ी में खराबी क्या थी? ओवरहीट की वजह से गाड़ी का डिस्पेंसर जल गया था। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। कल रात को आदमी आया था तुम्हारे गैराज पर अपनी गाड़ी लेकर, और इस आदमी पर हमला भी हुआ है। अच्छा, जिस वक्त ये यहाँ पर आया था उस वक्त तुमने किसी को देखा था जो इस पर नजर रख रहा था? इस आदमी पे हमला हुआ है, क्या इन दोनों के पीछे कोई था उस दिन? नहीं मैडम, औरत तो यही थी, आदमी नहीं था। औरत तो यही थी, आदमी कोई और था साहब। अरुण, ये किसने किया? तूने पहले कभी उन लोगों को देखा है? अच्छा एक बात बता, कहीं वो नवीन शर्मा के लोग तो नहीं थे, या फिर वो अवस्थी? पिछले हफ्ते ही तेरा पंगा हुआ था ना उसके साथ? यार देख, तू बोल नहीं सकता तो ये पैड है और ये पेन, मुझे लिख के बता। ये जिस किसी ने भी किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा अरुण। मनीष भाई साहब। अरे भाभी जी देखिए ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कब से इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसने किया ये सब, लेकिन ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो मनीष भैया जो पूछ रहे हैं ना, आप बता दो इनको प्लीज। आप मनीष भैया को बता दो ना। देखा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मनीष भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपको जिन लोगों पर भी शक है ना, उनकी लिस्ट बनाकर आप मुझे दे दीजिए। ये जब भी थोड़ा ठीक फील करेंगे
मैं इनसे बात करूंगी। ठीक है, मैं लिस्ट आपको मैसेज कर दूंगा। अरुण, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ भाभी जी। अरे मनीष, खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। जीतन, अरुण से मिला? जी अंकल जी, मिला तो, पर वो कुछ बता ही नहीं रहे। क्या नहीं बता रहा? अंकल जी यही कि उस पर हमला किसने किया। अब वो जो भी लोग थे, उसने उन्हें देखा तो होगा ही ना। मैंने इतना भी कहा कि तू बोल नहीं सकता तो लिख कर बता दे, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहता। तो अजीब सा बिहेव कर रहा है वो। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ बेटा, तू परेशान मत हो। अब तुझे भी पता है ना कितने बड़े हादसे से गुजरा है वो। मुझे लगता है कि उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसे संभल जाने दे। और पुलिस है ना, वो तो अपना काम कर ही रही है? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल हम लोग भी मिल लेते हैं उससे बेटा। चल खुश रह, खुश रह। जी मैडम, आपका सर ने बुलाया। बाबूजी, मैं आती हूँ। हाँ बेटा। अब तक पुलिस के सामने कई सच और कई झूठ आ गए थे। कई सवाल भी खड़े हो गए थे जिनके जवाब उषा से बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। पति पत्नी के रिश्ते की गरिमा शक के घेरे में आ गई थी। पुलिस ने क्राइम सीन का बारीकी से मुआयना किया, गवाहों के बयान लिए, सबूत जमा किए, लेकिन सीधा साधा दिखने वाला ये केस कानपुर की कलेक्टरगंज पुलिस की नींदें उड़ा रहा था। सर, ये सब क्या है? आप लोग मुझे इस तरह यहाँ पर क्यों बुलाया है? आपको अगर मुझसे कुछ पूछना था तो आप वहां भी पूछ सकते थे। सर, मैं पहले से इतनी परेशान हूँ और मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी डीसीपी साहब से। बिल्कुल कीजिएगा कंप्लेंट डीसीपी से। पहले ये बताइए कि ये आदमी कौन है? कौन है मतलब? अरुण है, मेरे पति। लेकिन जब आपने गाड़ी गैराज में दी थी और उसके बाद टैक्सी किराए पर ली थी, तब आपके साथ ये आदमी नहीं था, कोई और था। कौन था वो मिसेस माथुर? देखिए, हमें इस बात की गवाही दोनों जगह से मिल चुकी है। सर, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे साथ मेरे पति अरुण ही थे। ठीक है, अगर जवाब देने के लिए आपको समय चाहिए तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, 4 दिन के रहने का इंतजाम करो, रिमांड पर लो। सर, एक मिनट। मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले अपने पति से बात करनी है। वो मैं देखिए, हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप तसल्ली से बताइए कि क्या हुआ था। सर, एक्चुअली बात 2 साल पहले की है। मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम था। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, लेकिन उस डॉक्टर ने इलाज के बहाने मेरी कुछ अश्लील तस्वीरें ले ली। मेरी कमर का दर्द तो मैंने ठीक कर दिया, मेरे दिल का दर्द कौन ठीक करेगा? जी जी, मतलब ये कि जैसे तुम यहाँ पे आती हो और जाती हो, आती जाती रहा करो, वरना ये तुम्हारी कुछ सुनहरी यादें मेरे पास हैं। सर, वो फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं। मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ये बात अपने पति से शेयर की। वो जो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके पास मैं अपने बैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने गई थी। उसने इलाज करते करते कब मेरी गंदी गंदी तस्वीरें खींची मुझे कुछ नहीं पता। और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसके साथ रिलेशन रखूं।
सॉरी। किसी कीमत पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अपने पति को इतना परेशान देखकर मैंने उनसे कहा कि इस डॉक्टर से मैं खुद ही बात करूंगी। वो बार बार फोन करके मुझे परेशान करता था और एक दिन तो वो डॉक्टर सीधे मेरे घर आ गया सर। तुझे बुलाया, तू आई क्यों नहीं? सुन, आज यहाँ से मैं अपनी प्यास बुझा के ही जाऊंगा। देखो, हम यहाँ से बाहर चलते, बाहर चलकर जितनी बातें करनी है हम बातें कर। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? एक सेकेंड, चलो। उस दिन मेरे पति गाड़ी लेकर नहीं गए थे, तो हम लोग हमारी गाड़ी से चले गए और वो पूरे रास्ते मुझे अपनी बात मनवाता रहा सर, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानी और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब होने लगी सर। इसी वजह से गाड़ी गैराज पर दी और पास के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी रेंट की। फिर उसने एक सड़क किनारे पेट्रोल पंप से किसी बोतल में सर पेट्रोल भी लिया। बताया कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और उसकी बाइक की चाबी मेरे घर पे छूट गई है, इसलिए वो अपने बाइक की चाबी लेने मेरे साथ मेरे घर आया सर। और तभी मेरे पति के साथ उसका सामना हुआ। विकास है ना ये? अरुण, साले तेरी हिम्मत कैसे दे? अरुण, तू मेरी बीवी पर गंदी नजर आता है। अरुण, मेरे पति और विकास में बहुत बुरी झड़प हुई सर। विकास ने मेरे पति के चेहरे पर पेट्रोल छिड़का। हाँ, मैंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था सर। उसके बाद रेंटेड टैक्सी में मैं अरुण को हॉस्पिटल ले गई और रास्ते में से बाबूजी को फोन किया। और आप अकेले अरुण को लेकर हॉस्पिटल चले गए, सही है ना? सर देखिए, मेरे हस्बैंड वहाँ अकेले हैं, पता नहीं कैसे होंगे इस वक्त। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जा सकते हैं। विकास की डिटेल्स बस बता दीजिए, इनसे विकास का एड्रेस और बाकी डिटेल्स लो और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। चलिए, थैंक यू सर। सर ये औरत बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। सर आपको लगता है ये अब भी सच बोल रही है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अश्विन यहाँ पर बड़ी पहेली ये नहीं, वो है। एक बात तो पक्की है कि इसमें एक और आदमी है, विकास शर्मा, जिसे टैक्सी वाले ने, गैराज वाले ने, सबने देखा। इसके बारे में पता करो। अगर ये आदमी मिल गया ना तो केस फौरन सॉल्व हो जाएगा। सर, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उषा ने अब तक पुलिस के सामने कई गलत गवाहियां दी थी, पर आखिरकार उसे पुलिस के सामने सच्चाई रखनी ही पड़ी। पर क्या यह सच्चाई आखिरी सच्चाई थी या फिर कुछ और भी था जो पुलिस जानती नहीं थी? पुलिस के सामने एक नए संदिग्ध विकास का नाम उभरा था, तो क्या इस बेरहम हमले के पीछे विकास का हाथ था? पुलिस ने अपनी तहकीकात के सिरे अब उस दिशा में मोड़ दी। हाँ सर, विकास शर्मा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है, वो पिछले 4 दिनों से आया नहीं है। 4 दिन से देखा नहीं साहब विकास को। 2 दिन पहले विकास जी आए थे कुछ सामान लेने। अरे सुरेश भाई, ये सामान दे दो। रवि, ये सामान निकाला। 10 मीटर रस्सी, 1 क्रोबार, सलिया 15 mm और एक फावड़ा, ये लो। विकास जी ये सब क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं, वो घर का गटर जाम हो गया था। अच्छा, ये ले। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मतलब मारने का सामान जुटा रहा था। सर, बगल के मेडिकल शॉप से विकास ने ये दवाइयाँ खरीदी थी कल शाम को। नींद की दवा और इंजेक्शन, मतलब बेहोश करके मारने का प्लान। अश्विन, इसके घर का एड्रेस मिला क्या? हाँ सर, यहीं फूल बाग में रहता है। चलो।
विकास यहीं रहता है, सीढ़ी वाला। सुनो, ये विकास कहाँ गया? सर यहाँ पर तो 4 दिन से ताला लगा हुआ है। इसके साथ कोई और रहता है? नहीं साहब, वो तो अकेला रहता है। और इसके गांव के घर का कुछ पता ठिकाना? सर ठीक ठीक तो याद नहीं, पर इटावे का है, तुलसी गांव। उसके माँ बाप भी वहीं रहते हैं। अश्विन, विकास ने उषा की अश्लील तस्वीरें ली और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसके लिए उषा राजी नहीं थी। तो इसके लिए उसे उषा पर हमला करना चाहिए था। उसके पति पर हमला क्यों किया? सर विकास ने जो सामान खरीदे किसी खास मकसद और काम को अंजाम देने के लिए खरीदा होगा, वरना एक फिजियोथेरेपिस्ट ये सामान क्यों लेगा? और हाँ सर, पिछले 4 दिनों से विकास आसपास में कहीं दिखा भी नहीं है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पर डालो। एक टीम मिटावा भेजो, शायद वहाँ छुप कर बैठा। किसी भी हालत में ये आदमी हमारे हाथ लगना चाहिए। सर नाकाबंदी की सारी रिपोर्ट लखनऊ भेजो और हेडक्वार्टर से जैसे कोई आगू आता है मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? सर। हाँ अश्विन। सर हमारी टीम विकास के गांव से लौट गई। कोई खबर? नहीं सर, पिछले 8 महीने से विकास अपने गांव में है ही नहीं। और सर पूछताछ के दौरान मालूम चला है कि विकास बड़े ही गरीब परिवार से, उसके माँ बाप ने उसको कर्जा लेकर पढ़ाया लिखा है। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स बोल दिया सर, कल तक मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? वो रहे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं मनीष, अरुण माथुर का बचपन का दोस्त। बोली। जी वो अरुण कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब? सर मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया था और मैंने वहां उससे जानने की काफी कोशिश की कि ये सब किसने किया है, लेकिन सर वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं। सर मैंने उससे ये भी पूछा कि अगर उसे किसी पर शक हो तो वो भी बताए, कुछ लोगों के नाम भी बताए, लेकिन सर उसने कुछ नहीं कहा। सर अरुण ऐसा नहीं है, वो काफी एग्रेसिव नेचर का है सर। वो ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। और सर आज सुबह उसने मटन सूप पीने से इनकार कर दिया। लीजिए। अरे ये मटन सूप नहीं पियोगे तो जख्म कैसे भरेंगे? हाँ। डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। पी लेना बेटा, तुझे तो कितना अच्छा लगता है मटन सूप, तो फिर क्यों नहीं पी रहा है? पी ले बेटा, पी। मुझे क्या, मैं जा रही हूँ लेके, पर हाँ डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। मांस मछली सब खाते हो और सूप पीने में कैसा परहेज? हाँ तो मटन सूप नहीं पिया तो? सर अरुण दिन में 3 बार नॉनवेज खाने वाला आदमी है। आप चाहे तो पास वाले रेस्टोरेंट वाले से भी पता कर सकते हैं सर। फिर उसे नॉनवेज खाने की आदत थी और मटन सूप तो बाल्टी भर के पी सकता है सर। लेकिन आज सुबह जब नर्स ने उसे मटन सूप पिलाने की कोशिश की तो उसने नहीं पिया सर। माना कि उस पर अटैक हुआ है, टेंशन में बेचारा, लेकिन मटन सूप से दुश्मनी, सर ये बात मेरे गले से उतर नहीं रही। वैसे गले से तो हमारे भी बहुत सारी बातें नहीं उतर रही, फिर भी आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरुण बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ वो बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव लगा रहता है, और एक बात सर, उसे शराब पीने की भी आदत है। और सर ये आदमी ये तो मेरा दोस्त। सर मेरा मतलब है कि ये मतलब ये कि ये आदमी अरुण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? बकवास कर रहा है साहब वो मनीष। मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चे पे हमला भी उसी ने करवाया। लेकिन वो तो अरुण का बचपन का दोस्त है ना। पर काहे का दोस्त साहब, कैसा दोस्त? सब जलते हैं मेरे बच्चे के कारोबार से। अरे हम बाप बेटों में झगड़ा भी इन दोस्तों ने करवाया है। वरना आप देखिए साहब, कानपुर में मेरा इतना बड़ा मकान है और मेरा बच्चा किराए पे रह रहा है। अरे हम अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे जिसे हमने बचपन से पाला पोसा? उसकी खुशबू सूंघकर पहचान लेंगे साहब हम उसे। क्या बात कर रहा है मनीष। चलो सर हमें भी यही लगता है कि ये मनीष बकवास कर रहा है। और ये अरुण का जो मोबाइल है वो कौन सी कंपनी का? सर डॉक्टर। हेलो सर। बोलो।
मैं सर टॉकटेल मोबाइल कंपनी से आया हूँ। अरुण माथुर का बिल बाकी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हॉस्पिटल में बिल लेके चले आए तो मेरे बच्चे की हालत देख रहा हूँ और तुम्हें अपने बिल की पड़ी हुई है। सर ड्यू डेट से काफ़ी दिन निकल चुके हैं सर। अगर बिल जमा नहीं करेंगे तो उनका फ़ोन कट हो जाएगा सर। मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैं यहाँ आ गया सर। सर हम भी नौकरी करते हैं सर। ठीक है, बताओ कितने का बिल है? 3580। ठीक है चल। सर उनका साइन चाहिए। अरे तुम हद कर रहे हो, उसकी हालत देख रहे हो, वो साइन कर सकेगा? सर रसीद पे साइन करने की जरूरत नहीं है सर। फिर जो बायोमेट्रिक स्कैनर है इस पे उंगली रखते हैं ऑटोमेटिक साइन हो जाता है सर। अरे चल आराम से। सर हाँ फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ सर। बायोमेट्रिक के हिसाब से ये अरुण नहीं है सर। इसका मतलब बचपन का दोस्त मनीष सही बोल रहा था। इसका मतलब आपका शक सही था। एक काम कर, ये विकास शर्मा, इसका भी मोबाइल कनेक्शन तेरी कंपनी का है ना? एक मिनट सर। यस सर। ठीक है, फिर से अंदर जा। नहीं सर, वो बुढ़ा मारने को दौड़ता है सर। इस बार तो मार ही देगा सर। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, अंदर जा और उसको बोलना गलती हो गई। जा एक बार। एक मिनट आराम से। तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं होता। एक्चुअली सर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई थी सर। अब हो गया? हाँ सर हो गया। हटाओ। सॉरी सर। हद हो गई सर। हाँ मैच कर गया सर। विकास शर्मा के नाम से मैच कर गया। तेरा स्कैनर तो काम करता है ना? बिल्कुल करता है सर। अब एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। दिखा। पहले हाथ रखिए सर। बायोस्कैन तो एकदम ठीक है। अरुण गायब है। उसको जन्म देने वाले माँ बाप और उसके साथ रहने वाली पत्नी का मानना है कि यह अरुण है, सिवाय एक इंसान के, मनीष। और अब ये सर, इसका मतलब हॉस्पिटल के अंदर 35% बर्न्स के साथ झुलसा हुआ आदमी अरुण नहीं, विकास शर्मा है। तो सर अरुण कहाँ होगा? वो तो अब ये विकास शर्मा ही बताएगा। पुलिस के सामने अब तक कई सच झूठ और कई झूठ सच साबित हो चुके थे, लेकिन आखिरी सबूत पुलिस के हाथ ऐसा लगा था जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। ये सच्चाई बेहद चौंका देने वाली थी कि हमला अरुण पर नहीं बल्कि विकास पर हुआ था। आखिर विकास एक दूसरे नाम से झुलसे हुए चेहरे के पीछे क्यों छुपा हुआ था? उसका मकसद क्या था? और क्या ये सच्चाई कि अरुण की जगह विकास है उषा जानती थी? अगर हाँ तो सच क्या है और कहाँ है अरुण? सर हमारी डॉक्टर से बातचीत हो गई है। तहकीकात के लिए मुझे थाने लेके जा सकते हैं। बढ़िया। अच्छा लो अरुण बेटा कुछ फल खा लो। अरे फल नहीं खाओगे तो जल्दी अच्छी कैसे होगे? अरे ये दवाई कहाँ रख गई उषा भी? अच्छा तो हो गया माता जी, चलो हो गया तुम्हारा डिस्चार्ज। ये सब क्या है साहब? क्यों, खुशबू से भी सूंघकर पहचान नहीं पाए आप लोग अपने लाडले बेटे को? मतलब ये कि आपका बेटा अरुण नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, सबूत है हमारे पास पूरे। तो फिर ये कौन है? विकास शर्मा। विकास शर्मा? और हमारा बेटा? गाड़ी में डालो। सर हमारे एक बात समझ में नहीं आई। एक आदमी विकास शर्मा एक औरत के चक्कर में फंसता है, बाद में वो औरत पीछे हट जाती है और फिर वो गुस्से में आकर उसके पति को जलाने का प्लान बनाता है, उसकी जगह ले लेता है। पर ना हमें उसके पति की लाश मिली है और जला भी तो कौन? मारने वाला। लेकिन अगर ये सचमुच उसे मारना चाहता था तो फिर इसने खुद पर पेट्रोल क्यों डाला? या फिर शायद किसी और ने उस पर पेट्रोल डाला? लेकिन सर ये जानलेवा भी तो हो सकता था, ये मर सकता था। सर जिस मोड़ पे अभी ये केस पहुंचा है वो अरुण ही है जो गायब है। सर ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो नहीं हो सकता। इस कहानी के पीछे कोई ना कोई झूठ जरूर है अशु, और सबसे पहले हमें उस झूठ को पकड़ना पड़ेगा। अरुण की पत्नी उषा कमरे में नहीं थी ना? फौरन एक टीम बनाओ और अरुण के घर पहुंचो। तब तक मैं इसे थोड़ा मटन सूप पिलाता हूं और बाकी की परतें उषा खोलेगी।
पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। सर उधर तो कोई नहीं है, लगता है निकल गई। अभी निकली नहीं है। थाने चले उषा जी? मिसेस उषा माथुर, आपके खिलाफ सारे सबूत हमें मिल चुके हैं और इस वक्त आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी कहेंगी अच्छे से सोच समझकर और सिर्फ सच बोलिएगा, समझ गई आप? सर, मैं अपने पीठ दर्द का इलाज करवा रही थी उन दिनों। मेरे पति अरुण को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और हम दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध कई समय से नहीं था। और ऐसे में जब मुझे विकास ने छुआ तो आपके हाथ तो बड़े सॉफ्ट हैं। हाँ, वैसे आपको आराम मिल रहा है? जी सर, और थोड़ा नीचे। जी। विकास का छूना मुझे अच्छा लगने लगा। उसके साथ से ज्यादा उसकी नजदीकियां, और फिर मैं हर दूसरे दिन उससे मिलने लगी। सर, मैंने उसे घर बुलाना शुरू कर दिया। सर, अब विकास हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आने लगा था। चोरी के इस रिश्ते को मैंने पक्का रंग देने का सोच लिया था सर, और लुका छुपी के इस खेल को और अरुण को रास्ते से हटाने का मैंने पक्का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मैं और विकास मर्डर के नए नए रास्ते इंटरनेट पे ढूंढने लगे थे। सर, मैंने अरुण को मारने का प्लान रात का बनाया, क्योंकि अरुण हमेशा रात को नशे में होता है। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को उसकी दादी के यहाँ छोड़ा, और फिर अरुण के आते ही अरुण 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 क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? हेलो, हाँ अरविंद, आराम से। अरे आराम से ही तो कर रहे हैं। चाची आप मत परेशान हो, मैं बोल रहा हूँ, समझाया था ना कि मत पिया करो। चाचा आप यहीं रुको, मैं इनको लेके जाता हूँ अस्पताल। आओ आराम से आराम से लेके जा। मैं ले जा रहा हूँ। आओ चलो, आराम से आओ, आराम से आओ। फट्टू भी तुम, भागे का है? अरे तुमने उसको मार दिया? धीरे बोलो। अरुण को भी अरविंद हॉस्पिटल लेकर गया है। जाओ, जाकर बाहर हमारे फोन का वेट करो। ठीक है, आराम से। हाँ जाओ। बहुत दिलेरी दिखाई तुम लोगों ने। फिर उस पर हमने दोबारा वार किया।
वो शोर न मचाए, इसलिए उसे हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। यहाँ नहीं खुलने वाला, यहाँ तो पत्थर है। छोड़ो इसको, जाओ पेट्रोल लेके आओ, माचिस भी लेके आना। ये रहा। कार एक गड्ढे में फंस गई। अब क्या हुआ? अरे गाड़ी फंस गई। सर तदबीर तो बहुत अच्छी थी, पर तकदीर ने धोखा दे दिया। बड़ी मुश्किल से टेम्पो वाले की मदद से हमने अपनी कार वापस बाहर निकाली, पर रास्ते में फिर खराब हो गई, इसलिए धक्का देते हुए गैराज तक ले गए। अरे उठाओ इसे। अरे भाई साहब। अरे भैया उठाओ, हमारी गाड़ी जरा खराब हो गई है, देख लेंगे उसे। नहीं, इतनी रात में कोई मैकेनिक नहीं है, रख के जाओ, सुबह देख लूंगा। अच्छा, यहाँ फिर कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आगे टैक्सी स्टैंड है, वहां से मिल जाएगी टैक्सी। सर, हमने सब कुछ उषा के ही कहने पे किया, सब कुछ। वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर अपना खुद का चेहरा क्यों झुलसा लिया? ये लो, ये पहनो। जी शुक्रिया। क्या हुआ? एकदम सही लग रहे हो, अरुण की तरह। अरुण? इसने कहा कि पति मरेगा पर जिंदा रहेगा। मरेगा पर जिंदा रहेगा? कैसे? सर, ये भी उषा का ही प्लान था। इन्होंने बोला कि अरुण को हम मारेंगे और अरुण की जगह मैं ले लूँगा। सिर्फ जगह ही नहीं, नाम, कारोबार, पैसा, सब। उसके बाद उषा ने मेरा चेहरा झुलसा दिया ताकि किसी को पता न लग पाए कि इस झुलसे हुए चेहरे के पीछे अरुण नहीं। चलो, इसने तो मटन सूप पी लिया। सर, हम तो शाकाहारी हैं। तुम्हारा शाकाहारी होना ही तो तुम्हारे लिए हानिकारक और कानून के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ये तो मांस खाती है, वो भी इंसान का। अरुण की लाश कहाँ है? किधर? चलो। किधर है? नहीं याद आ रहा? सर शायद ये जगह नहीं है, वो इतनी झाड़ियां नहीं थी वहां, सब एक जैसा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये सब करके क्या पाया और ये सब किया क्यों, लेकिन जब भी लोग इस केस के बारे में सुनेंगे ना, तो तुम दोनों की हिम्मत और बेवकूफी के बारे में सोचते रह जाएंगे। तुमने खुद अपने ही हाथों अपने घर को आग में झोंक दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास एक अहम सूत्र है जिस पर शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद टिकी होती है। कानपुर की एक सत्र अदालत ने उषा और विकास को आईपीसी की धारा 302, 301 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। कहते हैं कि सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती,
देर से ही सही, लेकिन प्रकृति अनीति बर्दाश्त नहीं करती और जिंदगी का सफर सही रास्तों पर ही चलकर तय किया जा सकता है। गलत रास्ते सिर्फ हैवानियत और गलत अंजाम की तरफ ही ले जाते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नंबर अच्छे लगा बेटा, लगता है मम्मी की बात मानने लग गया है। बात तो बिल्कुल नहीं मानता जी, पर हाँ नंबर अच्छे ले आए। आपको अपना प्रॉमिस याद तो है ना पापा? न्यू रेसिंग साइकिल चाहिए मुझे। हाँ हाँ दिलवा देंगे, पहले खाना फिनिश कर दो। हेलो, पूरी टीम को लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था और ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो? महिपाल बटोई की इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल बटोई? धनक धक दंड लगावे हरियाणा का भाई, महिपाल बटोई नाम से इसका। पीछे हट जा भाई, पीछे हट जा भाई। वर्मा गाड़ी निकालो। आप किसी और को क्यों नहीं भेजते हो जी? डोंट वरी संगीता, कुछ नहीं होगा। ना पीवे यो सोडा दारू, ना चिताना सिगरेट, ना यो हुक्का गुड़का, खावे शेर मलाई। महिपाल बटोई नाम से इसका। पाछे हट जा भाई, रे पाछे हट जा भाई, रे पाछे हट जा भाई। कर दिया भाई अपलोड। सर मोहन नहीं आ पाएगा, बोल रहा था कि उसको हाई फीवर है। तो मोहन को फीवर है और दिनेश? समझ सकता हूं, सबको अपनी नहीं अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। तो हमारे अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ हैं और इस ऑपरेशन में आना चाहते हैं? सर हमारे अलावा 3 कांस्टेबल और हैं, राजेश, जाखड़ और राम सिंह। और आभा तो ऑलरेडी सिक लीव पर है। सर, आभा सांगवान रिपोर्टिंग सर। आभा तो मैं मलेरिया हुआ था ना? अब एकदम फिट हूँ सर। महिपाल बटोई को पकड़ने का ऑपरेशन है, मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। लेट्स गो। आभा सर, तो मोहल्ले में जाके चेक करो क्या सिचुएशन है, और ये जैकेट निकाल के जाना, किसी को शक ना हो। यस सर। राजेश तुम साथ जाओ, बी केयरफुल। चलो। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लेकिन सर पर कफन बांधकर चलने वाले ही सिर्फ सपूत नहीं होते हैं। सपूत बनने के लिए अपने अंदर के कपूत से भी लड़ना पड़ता है। भाई तेरे वीडियो ने तो बजट मचा दी। मैं इसकी आंख, ये देखो घंटे भर में 20,000 लाइक। भाई 150 दंड बिना रुके पेल दिए, बसड़ तो मचनी थी। और भाई दूसरी जात वाला के तो लंगोट सिकुड़ गए होंगे। तो तू कल देखिए 2 टीन घी के पी के 300 दंड पे लूंगा, और 20,000 की क्या बात करे। 1 घंटे के भीतर 2 लाख लाइक आवेंगे, देखिए। तो महिपाल, बिरांची, बटवल तीनों है वहां? हाँ सर, और तीनों के साथ साथ सज्जन भी यही हैं। धूमल, बिश्नोई, मोहल्ले में चेक करो, अगर कुछ सिविलियन दिखे तो उसे हटाओ वहां से। किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। क्विक। यहाँ मत रुकिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
मत बोले, हरियाणा का फेमस है, वर्ल्ड फेमस अपना भाई भाई। अरे रुक रे। ये पड़ोस में रहने वाला ताऊ रोज रात में रेडियो सुने हैं, आज ना सुन रहा। बड़ी खामोशी है, पता करिए। सर आभा मैडम। सर इनके पास एडवांस्ड वेपन्स हो सकते हैं। आपको लगता है हम इनके लिए काफी होंगे? धूमल, मैं फोर्स बुलाता हूँ, लेकिन पहले हमें इन्हें चारों तरफ से घेरना होगा। जब तक मैं ना कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। अगर उनकी तरफ से फायरिंग हुई तो हमें चारों तरफ से ऐसी मल्टीपल फायरिंग करनी है कि उन्हें लगे बाहर हमारी पूरी फोर्स है। राइट सर। जाकर दैट साइड। बिश्नोई, धूमल, तुम इस तरफ संभालो। ओके सर। राम सिंह, राजेश इस तरफ। और कितने लोग हैं बाहर तेरे साथ? पूरी फोर्स आई है ये बुतूना बचने को। आवड़ी मारी फिक्र तो ना ही कर, अपनी फिक्र कर, समझी? अब्बा सांगवान, सांगवान है तू? तू तो हमारे लोगों में से एक है। बाबली हम ही से लड़ने चली आई? अपने परिवार की टब्बर की चिंता कौन है तूने? हाँ, कोबरे के बिल में चली आई सीधा। जाकर इस पेड़ की तरफ आओ। महिपाल, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। दफन ना होना तो सरेंडर कर दे खुद को। सरेंडर ना होऊंगा मैं, एनकाउंटर करूंगा तेरा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर को ललकारता है, लेकिन जो अपने आप को नायक और पुलिस को खलनायक कहकर ललकार रहा था, क्या वो असल में शेर ही था? लेकिन ऐसा उसके क्षेत्र के लाखों लोगों का मानना था। लंबा चौड़ा, कद काठी, जुबान में रुआब, चेहरे पर बेखौफ रौनक, मदमस्त चाल। जिंदगी के अखाड़े में वो कई धुरंधरों को पटखनी दे चुका था। उसकी बहादुरी के किस्से गली, नुक्कड़, चौराहे और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे। लेकिन उसके मशहूर होने की एक लंबी कहानी थी, और वो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वो हाथ में AK-47 लिए पूरे दल बल के साथ पुलिस को धराशायी करने की चेतावनी दे रहा था। बात सुन महिपाल, यो सारा सामान लेके तू सीधा घर जा, और उसके बाद ना मैं ओए! अरे तलवे चाटने वाले, थारी परछाई से अशुद्ध कर दिया मैंने। वो ख्याल नहीं रहा भगत जी। दूर हट, दूर हट, दूर हट, चलो दूर हट। ए सुन बे अद्दे, पढ़ के क्या करेगा? बाप तो थारा बेरा कोनी और तू है 1/2 यानी आधा। तो आधा क्यों बेरा है तन्ने? नहीं, चल मैं बताता हूँ। क्योंकि तेरी माँ और तेरी जाति की सारी औरतें जब चाहे तब जमींदार से ओ आधा है पर गुस्सा पूरा है। 0.5 बराबर 1/2। तो बताओ 1/4 जमा 1/4 क्या होया? चुप! जिसको जवाब आता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे। क्या होया महिपाल? तन्ने जवाब नहीं आता? आता है तो बता। 1/4 जमा 1/4 कितना होया? 1/2। 1/2 यानी आधा? आधा नहीं हूं मैं। महिपाल, आ गया तू? जा हाथ मुंह धो ले और रोटी खाने आ जा। जा जल्दी। महिपाल, जो क्या किया तन्ने स्कूल में आज? मास्टर जी थारी शिकायत कर रहे थे। क्या किया तन्ने? बोल। अरे चुप क्यों से बोल ना, क्या किया तन्ने? बापू मैंने कुछ भी ना किया। जब से आप बोले हो तब से किसी को पत्थर भी ना मारा है मैंने।
लेकिन गाली जरूर सुनता हूँ। अद्धा अद्धा के सब चिढ़ाते हैं मन्ने। साले अद्दे मट्टा मार रहे। एक्शन गलत है इसका। नो बॉल है। नो बॉल है, नो बॉल है। अरे नो बॉल कैसे है? एक्शन सही है मेरा। अबे अद्दे, बॉल फेंकते समय तूने कौन ही नहीं मोड़ी? अरे सीधी फेंक रहा हूं मैं, सबने देखा है, सबने देखा है। अरे अभी तो केवल मोच आई से, उन लोगों के साथ उलझेगा थारी हड्डी तोड़ के पानी भी ना पूछेंगे बेटा। अरे क्या जरूरत से उन लोगों के साथ खेलने की? मैं खुद ना जाता बापू, खुद बुलावे खेलने के लिए, यहाँ वहां दौड़ावे बॉल लाने के लिए, और फिर अपना खेल दिखाओ तो अद्धा अद्धा बोल के चिढ़ावे। अगर मैं अद्धा हूँ बापू तो पूरा कैसे बनूंगा ये बता दो। देख महिपाल, ये अद्धा पूरा, ये सब अब छोड़, कोई मतलब ना है इसमें। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसी में हम सबकी भलाई से बस। रे महिपाल, पहले दिन ही कॉलेज लेट जाएगा के? चल। अरे ना ना, चल चल चल। वो नहीं आया? बापू ने बोल के भेजा है कि आपके कोई भसड़ ना करनी है। ठीक है, अच्छे से बीए करनी है बस। आइए आइए। तो अद्धा 12वीं पास कर ही ली? कर लिया तभी तो कॉलेज आया। चल पैंट खोल, तेरी तो ऐसी रैगिंग करेंगे कि याद रखेगा। अबे घूर के रहा है, पैंट खोल। अबे हम भी तो देखे भीतर से अद्धा पूरा है के। भाई सवेरे सवेरे क्यों जायका खराब करने लग रहे हो? ये लो संतरे की गोली खाओ, जायके में अच्छी होए। अरे भाई से कैसी बात कर रहे तू? ये भसाड़ मचा रखी है। मैंने बोला था इस साल कोई रैगिंग ना होगी। भाज लो अड़े थे, नहीं तो। जी मैं बेनाची खट्टर। पहलवान जी मैं मोहित बटवल। तू? अरे हाथ तो मिला ले, मेरे दिमाग में इनके जैसा छुआछूत ना है। नाम ना बतावेगा? महिपाल। बस महिपाल? सिर्फ महिपाल। अरे तूने तो गले लगाने वाली बात बोल दी। आज से तू मुझे अपना दोस्त समझ। प्रदीप सिंह राजपूत इंटरस्टेट कुश्ती पहलवान और अपने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, और प्रदीप की दोस्ती ने महिपाल की बेखौफी को जातीय भेदभाव से लड़ने की आवाज दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिपाल सिर्फ महिपाल रह पाएगा, और क्या हमारा समाज ऐसा है जो लोगों को हमेशा के लिए जाति और धर्म के आधार पर तोलना बंद कर देगा? जो सदियों में नहीं हो पाया वो फिर से संघर्ष बनने वाला था, जिसका परिणाम ये था कि उस दौर का नवयुवा आज हाथ में AK-47 लिए पुलिस को ललकार रहा था। एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका? नायक खलनायक कौन था, इससे बड़ा सवाल यह था कि क्या महिपाल अब सिर्फ महिपाल था या महिपाल बटोई? हथियार उठा लेना क्या सिर्फ महिपाल की नाकामी थी, या फिर हमारे सिस्टम और समाज की भी? ये मसला इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो भेदभाव से ऊपर उठने की बात करते हैं अक्सर उनकी नीयत पर भी शक किया जाता है। जब प्रदीप ने स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन जीता तो उसके विरोधियों ने यह छींटाकशी की कि प्रदीप ने महिपाल की जाति के स्टूडेंट्स के वोट हासिल करने के लिए ही महिपाल से दोस्ती की थी, और महिपाल के पिता चरणपाल ने भी उनकी दोस्ती को यही नजरिया दिया। देख बेटा, जो ऊंचे लोग नीचे भी देखे हैं ना तो अपने मतलब से देखे हैं, इनसे ज्यादा दोस्ती ठीक ना से। बापू बार बार ये ऊंच नीच की बात करके क्यों जताते रहते हो कि हम किसी लायक ना है? मुझे उनकी तरह जीने का हक है, और ये हक मैं लेके रहूंगा। महिपाल बेटा खाने से नाराज नहीं होते। अरे खोपड़ी खराब हो गई से इसकी कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के। जो हक और सम्मान का भूत इसकी शादी करके ही उतरेगा।
अरे ये बाजा काहे बंद कर दिया? मौसी राम राम से घोड़ा ले आ मौसी। घोड़ी क्यों? मौसी क्यों घबरा रही है? अरे आज हमारे यार की शादी है, तो बस भीतर जा और दुल्हे राजा ने ले आ। घबराओ नहीं तो क्या करूं? ये लो विशंबर भाई, जल्दी पहन लो, ना जाने वो दूसरी जात वाले कब हमला कर दे। बंद कर। सुनो, आप ही जाके समझाओ ना। देख तने ना सुननी है ना सुन, पर ये हेलमेट पहन ले। अम्मा थारा इकलौता बेटा घोड़ी चढ़ने जा रहे है, जो हेलमेट नहीं छोड़। हाँ? यो मारी बारात से महिपाल की बारात, और जब बारात की दावत खानी है तो हेलमेट उतार के चलना पड़ेगा सबको। अरे बजाओ रे, नाच चलो रे यार की शादी है। बंद करो बैंड बाजा। अब बुराती हो, चलो रे, चलो भीतर चलो, अंदर चलो, चलो भीतर चलो। अरे दूल्हे राजा नीचे उतर जा भाई, या काटे तेरा जुलूस। अरे नीचे उतर जा। पाछा ना हो जा। यो महिपाल दोस्त है हमारा, तो अब थम सब ने अगर इससे कुछ भी कहा तो मारे से बुरा कुछ ना। प्रदीप, तू मारी जाति का होके इसकी बारात में नाच रहा है। अरे शर्म को नहीं आती तेरे? इससे कह नीचे उतर जा, नहीं तो दो ना तो के भाई, हाँ ना तो के। चल रहे। रे भाई तुम सब लोग क्यों चुप हो गए? बजा। 1/2 और अद्धा कहलाने वाले महिपाल को प्रदीप की दोस्ती ने वो पूरापन दिया कि उनकी आवाज जातीय मतभेद के खिलाफ एक गूंज बन गई। महिपाल का विवाह उनके वर्ग के लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया। अरे यो क्या कर रही से? थारे को यो करने की जरूरत ना है, हाँ? बैठ। देख, एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे तेरे लिए मैं हूं वैसे ही हमारे लिए तू है, हाँ? अच्छा एक बात बता, तुम्हारे से शादी करके खुश तो है? बाबड़ी, हर बात तू शर्मा के बताएगी? कुछ अपने मुंह से भी बता दे। जी आप बहुत अच्छे हैं और निडर भी। हमारे मोहल्ले में इकलौते दूल्हे हैं आप, जो घोड़ी पे बैठ के बारात लाए। महिपाल सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि अपने समुदाय का भी गौरव बन गया। शादी के बाद महिपाल ने हिंदी मीडियम से बीएड पूरी की। महिपाल के पिता उसे टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन महिपाल अपने समाज के उन ठेकेदारों को पढ़ाना चाहता था जो जाति के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करते थे। अपने वर्ग की आवाज बनकर महिपाल चुनावी अखाड़े में उतर गया। जीतेगा भाई जीतेगा, महिपाल भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? महिपाल भाई जैसा हो। महिपाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिपाल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बापू आपको याद है बचपन में आपने मुझे एक सीख दी थी? अरे अगर ये लोग अपनी पर आ गए ना तो अपना हुक्का पानी सब बंद कर देवेंगे, गांव से बाहर कर देवेंगे। और अगर दोबारा तूने पत्थरबाजी की ना तो मारे को बापू मत बोलना। मैंने आज तक किसी पे पत्थर ना फेंका, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पत्थर फेंकना जरूरी भी ना है। आपने सीख डर के दी थी और मैंने वो सीख तरकीब से अपना ली। मान गए बेटा, तू जो बोलता था कर दिखा। हमें बहुत गर्व है कि तू नेता बन गया। अरे तो माँ तो फिर देख क्या रही है? ले आरती की थाली और उतार दे आरती अपने छोरे की।
भाई जीतेगा। महिपाल भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। नेताजी भाई जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा। हाँ बोल। हाई कमांड से कॉल आ रहा है, नेताजी मिलन खातिर बुला रहे। प्रणाम नेताजी। हाँ भाई हाँ पहलवान, क्या हाल चाल है तेरे? कैसे चल रही है कुश्ती? बस जी कुश्ती तो चल ही रही है, लेकिन अब तो राजनीति के अखाड़े में कुश्ती करने से। पर भाई ये जो कुश्ती में धोबी पछाड़ होती है ना, ये राजनीति में चलनी पड़ती है। हाँ। अच्छा सुन, तेरे दोस्त है ना वो महिपाल? हाँ हाँ अपना महिपाल। हाँ हाँ तेरा ही महिपाल, वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ जी निर्दलीय से। जी जी। तो उसे बोल कि मैं उसने बोल चुका हूँ नेताजी, लेकिन वो कह रहा है कि उसको सिर्फ निर्दलीय खड़ा होना है, पार्टी आर्टी में ना आना। इसीलिए तो जीतने नहीं देना उसे, वहां से मैं अपना भांजा खड़ा कर रहा हूं। उसको बोल कि अपना नामांकन वापस ले ले। पर नेताजी वो तो मेरा दोस्त है। अरे पार्टी तने एमएलए का टिकट देने की सोच रही है वहां से, तो भाई कुछ तो कमाल दिखाना होगा ना, छाप छोड़नी होगी अपनी। और अगर वो निर्दलीय वहां से जीत गया और पार्टी हार गई तो तेरा एमएलए का टिकट तो गया ना, सोच ले। ये अब क्या बात कर रहे हैं पहलवान जी? अब तो खुद जानते हैं कि मैं नेता बनना ना चाह रहा, मैंने तो हमारे लोगों ने खड़ा किया है। जानता हूँ भाई, तू मजबूर है, अपने लोगों का दिल ना तोड़ सकता तू। पर पहलवान जी आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप मुझे नामांकन वापस लेने के लिए बोल रहे हैं? भाई प्रदीप को ना कोई भी मजबूर ना कर सकता, लेकिन यो तो मैं थारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये जिला परिषद छोड़ और आगे एमपी की तैयारी कर, एमपी बना दूंगा। अब एमपी जब बनना होगा बन जाएंगे, अभी तो हमें ये जिला परिषद जीतना है। हमारे लोगों को काफी आशा है पहलवान जी। हमारा नेता कैसा हो? महिपाल भाई जैसा हो। महिपाल भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करा लिया, बस बस समझो, बस बस बस। अरे आ गए आप? हाँ, चुनाव प्रचार के चक्कर में इतना तो टाइम ना दे पा रहा था, लेकिन आज तो वोटिंग चल रही है। देखो मैंने भी आपको वोट दिया। अरे वाह। महिपाल भाई बाहर पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। महिपाल अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था, लेकिन चुनाव वाले दिन वो बूथ कैप्चरिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सर क्या कर रहे हो आप? सर ये विरोधियों की चाल है, आप समझ क्यों ना रहे? हमारे पास पक्के सबूत हैं, कल कोर्ट में तेरी पेशी है, तब तक तुझे अंदर ही रहना होगा। राम सिंह सर डालो नेताजी को अंदर। प्रदीप जो क्या साजिश कर रहे हैं? ये तो पेशी की तैयारी करके बैठे हैं, तू बचा ले भाई। भाई मैं थारे को यहाँ बचाने खातिर ना, बल्कि थारे को थारी औकात दिखाने खातिर आया हूँ। क्या बोले था हैं कि नामांकन वापस ना लूंगा है? साले मन ने थारे को घोड़ी तो चढ़ाया और तू मारे सिर पे चढ़ेगा, मारे को ना बोले था हैं? चल अब सड़ जेल चल। जो दोस्त जातीय मतभेद से उठकर अपने समाज को नवयुग देना चाहते थे, आज उनकी ही दोस्ती जातीय मतभेद की भेंट चढ़ गई। धक्का देकर गिरा देने वालों की हमारे समाज में कमी नहीं है, लेकिन जो लोग हाथ देकर उठाते हैं, जब वही गिरा देते हैं तो विद्रोह की आंच उठती ही है, और जब भेदभाव की आग सुलगती है तो भाईचारा पस्त हो जाता है। कभी हमारा स्वार्थ हमें हरा देता है तो कभी अभिमान। बट जाना हमारा इतिहास था, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने का सवेरा हमेशा सपना बनकर इसलिए जिंदा रह जाता है क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं भूल पाते हैं, और यही गलत दृष्टिकोण हमेशा गलत सोच बन जाता है, जैसा कि महिपाल के पिता ने महिपाल के रिहा होने के बाद कहा। आ गया जेल की हवा खा के। मना किया था कि दूसरी जात वालों के चक्कर में ना पड़। ये लोग हम लोगों को ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। बापू मैं अब भी ना गिरने वाला। अरे मुजरिम बना के रख दिया है थारे उस दोस्त पहलवान ने तरने। खुद तो पहलवानी छोड़ के विधायक बनने की तैयारी कर रहा सी, पर थारा के अरे कोई ढंग की नौकरी भी ना देवेगा इब्तर ने।
अरे भाई यू प्रदीप पहलवान तो पूरा नेता हो गया। अरे सबको परेशान कर दिया इसने, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। अरे अपने लोगों का तो इसने जीना हराम कर दिया भाई। ये पहलवान का अगर दोस्त न का होता ना, अभी तक तो गला काट दिया होता उसका मैंने। वे भाई का तो जिंदा रह के अपने सारे गले काट दे। पटवल भवानी माँ पर प्रसाद चढ़ा के दुआ मांग ले कि वो पहलवान खुद ही मर जा, क्योंकि उस पहलवान पर हमारा हाथ ना उठेगा, चाहे उसने हमारा कितना भी बुरा किया हो। लेकिन उस पहलवान के हमारे पे एहसान बहुत है। हाँ भाई, तो आज आड़े का रास्ता कैसे भूल गया तू? हाँ? चला बैठ। बता क्यों मिलना चाहता? आपने हमेशा मेरा साथ दिया, फिर आखिर में धोखा क्यों दे दिया मैंने? भाई ये सब होता ही ना जो तुम्हारी बात मान लेता। अपने मन की असल बात तो आपने कभी बताई ही नहीं। मुझे एमपी बनने का सपना दिखाते रहे और एक बार भी ना बताया कि आपकी असली मजबूरी हो एमएलए का टिकट है। एक बार बताया तो होता पहलवान जी। भवानी माँ की सौगंध आपके लिए तो अपने गांव वालों के दिल दुखा देता मैं ना लड़ता ही हो जिला परिषद के चुनाव में। अच्छा पहलवान जी, जेल जाने के बाद भी मैं अपने लोगों के दिलों में बसा हुआ हूँ। आपने हमारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन यो टाइम है अच्छा करने का। आपको ये चुनाव जीतना है। अगर आप चाहो तो मैं अब भी अपने लोगों के वोट आपको दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी आपके घाव ना आपके किए एहसान याद है। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। जीतेगा भाई, जीतेगा। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप पहलवान कैसा हो? प्रदीप पहलवान जैसा हो। प्रदीप पहलवान जिंदाबाद। यहाँ पे मौजूद हर आदमी यही बोलेगा कि प्रदीप पहलवान को विरोधी पार्टी ने मारा है और हम सब उसके सपोर्टर हैं। जिस महिपाल ने कभी यह सीखने की कोशिश की थी कि अपना हक पाने के लिए पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, वही महिपाल आज हत्या में अपने हाथ रंग बैठा था। और ये महिपाल के पतन की शुरुआत थी। और प्रदीप की हत्या के बाद अब वो नरेश बलियान के टारगेट पर आ गया। खत्म कर उस महिपाल ने, नहीं तो उसके हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। प्रदीप की हत्या ने दो वर्गों में हिंसा का माहौल पैदा कर दिया और अपनी तूती को बुलवाने का वर्चस्व महिपाल को अपराध के उस रास्ते पर ले गया जहां वो हक के लिए हत्या को भी जायज समझने लगा। भाई यो है हमारा आज से नया घर, एकदम अंग्रेजी स्टाइल। एक तरफ महिपाल अपने विरोधियों का आतंक बनता जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ वो अपने वर्ग का मसीहा कहा जाने लगा। और पुलिस के लिए महिपाल ऐसा अपराधी था जिसके खिलाफ ना सबूत मुहैया हो पाते थे और ना ही कोई ऐसा था जिसमें महिपाल के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत होती थी। वो इतना लोकप्रिय हो गया था कि अखबार और मीडिया उसे रॉबिन हुड की उपाधि देने लगे। अब आप लोगों को आज से इन लोगों से डरने की जरूरत ना है और ये कोई एक परिवार की बात ना है। हमारे लोगों में हर एक की लाज रखना अब हमारी जिम्मेदारी से। किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हमारे पेज पे आके हमसे संपर्क कर सकता है। देखते ही देखते महिपाल सोशल मीडिया पर भी छाने लगा और जल्द ही वो एक ऐसा नायक बन गया कि लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर उसके पास आने लगे। आओ जी। महिपाल भाई, या छोरी आप तक कुछ मदद चाहे से। हाय, आई एम पूजा। बैठो जी। अब जी क्या बात होगी जी? कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है क्या आपके साथ कॉलेज में? ना, ऐसी कोई बात ना सर। एक्चुअली आई एम बीटेक और मैंने ना अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई थी और उस कंपनी को बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों से इंटरेस्ट पे पैसा लिया था जी। मतलब ब्याज पे ना पैसा लिया था उनसे मैंने, लेकिन वो कंपनी डूब गई। लेकिन पैसा लेने वाले मेरी जान खा रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ
उन्होंने मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की। मैं सच्ची बोलूं, मेरा तो घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी। भाई ने खाना मस्त बनाया सर। हाँ, हो गया ना काम? अच्छा, हाँ चल ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। लो जी, 2 घंटे में काम हो गया तेरा, खत्म दोनों के दोनों। क्या कह रहे हो आप लोग? आपने मरवा दिया उन लोगों को? तो और क्या करता जी? लेकिन मैं तो ना फंसूंगी ना इस चक्कर में। तू क्यों फंसेगी? और देख सीधी सी बात है, हड्डी पसली तोड़ता ना तो दोबारा किसी अबला पे हाथ उठाता है ये लोग। थैंक यू महिपाल जी, आपने मेरे लिए इतना थैंक यू की जरूरत ना है। देख बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? बात दरअसल यो है कि हमारी अंग्रेजी जो है ना काफ़ी टूटी फूटी सी है जी। आप तो कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोले हैं, अपन ने भी अंग्रेजी सिखा देंगे। अंग्रेजी सीखनी है आपको? हाँ जी ठीक है, मैं सिखा दूंगी। आसान है, मुश्किल है। देखते ही देखते पूजा भी महिपाल के गैंग की एक परमानेंट मेंबर बन गई और महिपाल को युवाओं में पॉपुलर बनाने के लिए उसने महिपाल को नया रूप दिया और वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करने लगी। महिपाल ने अपनी जाति की गरीब 108 लड़कियों की शादी करवाई, 5-5 तोला सोना दिया। उसकी जाति के लोग ही नहीं, दूसरी जाति के लोग भी उसे अपना मसीहा मानने लगे हैं। बासठ, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अरे क्या बात हो गई? पैसे क्यों गिरने लग रहे हो? भाई जेठा से जितने मांगे होंगे उससे ज़्यादा ही ला के दिया होगा। क्यों जेठा? मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो। नरेश बलियान के कहने पे मैंने पुलिस को आपके बारे में सब कुछ बता दिया भाई। पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती है भाई, मुझे माफ़ कर दो। अरे क्यों जेठा? महिपाल को एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और लूटपाट के अपराध में उसके साथी बिरांची और मोहित के साथ 7 साल की सजा दी गई, लेकिन वो अब भी जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहा था और अब उसे ऑपरेट कर रहे थे पूजा और सज्जन। लेकिन महिपाल को अंदाजा भी नहीं था कि जेल में उसकी हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। अरे पूजा, अरे रोड़ा हो गया जेल में। वो प्रदीप का आदमी है ना, जयदीप, हाँ। मर्डर कर दिया महिपाल ने। दिमाग खराब होगा क्या महिपाल का? जानते भी इसका नतीजा क्या होगा? जेल में मर्डर यानी उम्र कैद। तो क्या भाई को जमानत भी ना मिलेगी? ना मिलेगी। अच्छा, लड्डू खा ले। वैसे भी तुम्हारी जात का ही दिखे है कि ना है? राम सिंह, खा ले लड्डू, ले। अरे नाना, डर क्यों रहा है? ऐसा लग रहा कि लड्डू ना दे रहा है कि 47 की गोली दे रहा था ने। लड्डू है, खा ले। डर रहा है इतना? खा ले। ले भाई, भी ले। महिपाल और उसके साथियों का कैद से भागना मीडिया की सुर्खियां बन गया और नरेश बलियान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने लगा। देखिए, ये सब पुलिस की साजिश है। पुलिस की मिली भगत की वजह से ही वो खतरनाक अपराधी भाग पाए। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। महिपाल ने अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर पुलिस वैन पर हमला किया। हमारे 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 4 घायल हुए।
लेकिन हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और हमने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा भी की है। स्पेशल टास्क फोर्स की अगुवाई एसीपी रणबीर सिंह को सौंपी गई थी और अपने सोर्सेस की कई इंफॉर्मेशन के आधार पर इस टीम ने महिपाल और उसके साथियों को ढूंढने के लिए हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, जींद, भिवानी में कई ऑपरेशंस चलाए। महिपाल के गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ना वो महिपाल, बिरांची और मोहित बटवाल का पता लगा पाई और सज्जन और पूजा भी अंडरग्राउंड हो गए। पर जल्द ही उन्हें एक अहम सूचना मिली। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है। महिपाल अपने घर वालों से मिलने घर जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन पहले भी बहुत बार मिल चुकी है, लेकिन जब से वो जेल से फरार हुआ है कभी अपने घर नहीं पहुंचा। लेकिन सर वो इस बार अपने घर जरूर जाएगा। उसकी शादी की सालगिरह है। महिपाल अब सिर्फ महिपाल नहीं, पूरी तरह से महिपाल बटोई बन चुका था और वो अपने समुदाय को अपनी ढाल समझने लगा था। उसके लोगों ने उसे इतना बेखौफ कर दिया था कि वो फरार होने के बावजूद सोशल मीडिया पर एक्टिव था। सर जिस आईपी एड्रेस से ये वीडियो अपलोड हुआ है वो सिरसा का है। सिरसा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। कोई फायदा नहीं है, ये सिरसा से भाग गया होगा। इस पूजा और सज्जन के बारे में पता लगाओ, यही हमें महिपाल तक पहुंचाएंगे। ओके सर। सर एक इंफॉर्मेशन मिली है। महिपाल और उसके साथियों ने बहादुरगढ़ के एक एजेंट से अलग नामों से अपने पासपोर्ट बनवाए थे। इस जानकारी के बाद ये न्यूज चर्चा बन गई कि महिपाल अब सिर्फ हरियाणा स्टेट का ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन बनकर अपने गैर कानूनी धंधे बाहर से ऑपरेट करेगा। और यह भी सामने आया कि महिपाल को अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का सपना दिखाने वाली पूजा ही थी। कई महीनों तक हरियाणा पुलिस इस असमंजस में थी कि शायद महिपाल गैर कानूनी तरीके से इंडिया छोड़ चुका हो, लेकिन महिपाल हरियाणा में ही था। वो इस क्षेत्र को अब भी अपनी ढाल समझता था, लेकिन पुलिस को इस बार महिपाल के ठिकाने की पक्की जानकारी मिली थी। हरियाणा का भाई। सर ये वीडियो भिवानी में बनाया गया और वहीं से अपलोड किया गया। सर भिवानी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। महिपाल और उसके आदमी भिवानी से खेड़ा गए थे। खेड़ा? उधर जेठा का फार्म हाउस है जिसने उसे गिरफ्तार करवाया था, वहीं पर होंगे ये। लेकिन सर पूजा तो भिवानी के एक होटल में है। हेलो सर, महिपाल की एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो खेड़ा में जेठा के फार्म हाउस में हो सकता है और पूजा भिवानी के एक होटल में है। अगर पूजा को उठाया तो महिपाल अलर्ट हो जाएगा। पूजा पर नजर रखो और अपनी पूरी टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं पहुंच रहा हूं। महिपाल, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अपनी सलामती चाहता है तो अपने दोस्तों के साथ सरेंडर कर दे। अब सरेंडर ना होगा, एनकाउंटर करेगा ये महिपाल तुम सबका। जब तुम्हें पता था वो खेड़ा में छिपा हुआ है तो तुम्हें फोर्स लेके जाना चाहिए था ना। सर हमें टिप ऑफ मिला था कि वो यहाँ छुपा हो सकता है, बट वी वांटेड टू कंफर्म दैट। सर प्लीज, टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके फोर्स भेजिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में बैकअप फोर्स भेज रहा हूँ। लाइए रे, लग रहा है 7-8 से ज्यादा लोग ना आए। तो एक काम कर, बाहर जा, सबके बोल के आ जा। सोच रहे है, जल्दी जा। अच्छा ठीक है, तू फोन रख। हाँ करती हूँ। रे खलनायको, चले आप भीतर। जो खड़ा हीरो एकदम नियत्ता, राजा पकड़ ले ले अपनी सरकार से मेडल। चला क्यों रे, दोनों हाथ ऊपर, एकदम निहत्ता। महिपाल का अंत अपराध के दौर का अंत कहा गया, लेकिन क्या उस मानसिकता का अंत हो पाया जो भेदभाव और बंटवारे की चिंगारी बनकर किसी को भी बरगला सकती है, हथियार उठवा सकती है? हमारे युवा जब पुलिस और सेना के लिए हथियार उठाते हैं तो वो देश का गौरव बन जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे युवा भी हैं जो बहकावे में आकर हथियार उठाते हैं और देश का दाग बन जाते हैं।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।